हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग अगध तंत्र में विष की सामान्य चिकित्सा क्रम के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये सामान्य चिकित्सा होती क्या है, सामान्य चिकित्सा क्रम होता क्या है। ये होता है जनरली जो हर तरह के विष के लिए आवश्यकता अनुसार यूज़ किया जा सकता है। मतलब कि जब कोई पर्सन आता है और उसमें हम लोग पॉइजन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो सामान्य चिकित्सा क्रम है, सामान्य चिकित्सा को यूज़ कर सकते हैं, जो सभी विषयों के लिए यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो ये होता है जनरल। अब देखते हैं आगे इसके में पढ़ते हैं कि तो यहाँ पे लिखा है कि विष चिकित्सा के भेद। ठीक है, विष चिकित्सा के भेद। यहाँ पे दो तरह के विष चिकित्सा का वर्णन हुआ है, एक सामान्य चिकित्सा क्रम और एक विशिष्ट चिकित्सा क्रम। तो सामान्य चिकित्सा क्रम और विशिष्ट, तो सामान्य चिकित्सा होती क्या है देखते हैं। डेफिनेशन दिए, वे विधियाँ जिनका आवश्यकता अनुसार सभी प्रकार की विषाक्तता में प्रयोग किया जा सके, जिनका आवश्यकता अनुसार सभी प्रकार की विषाक्तता में प्रयोग किया जा सके, ऐसी विधियों को सामान्य चिकित्सा के अंतर्गत रखा जाता है। जहाँ विषाक्तता के स्वरूप का स्पष्ट पता ना चले और वहाँ भी सामान्य चिकित्सा क्रम का ही आश्रय लिया जाता है। मतलब कि जो पॉइजनिंग है, जो आदमी को विष दिया गया है या उसने लिया, ग्रहण किया है किसी भी प्रकार का, तो उसके लक्षण स्पष्ट रूप से ना आए तो वहाँ भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब विशिष्ट चिकित्सा क्या होती है। विशिष्ट चिकित्सा होती है, यह क्रम प्रत्येक प्रकार की विषाक्तता के लिए अलग अलग होता है। मतलब कि इसमें जो विष होता है, जो किस टाइप का विष है, कैसा है ना, जो विष होता है कैसा है, उसके प्रकृति का और अन्य सभी चीज़ों का ज्ञान होता है। तो वैसे में उस पर मतलब कि पर्टिकुलर विष के लिए हम लोग पर्टिकुलर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं। यहाँ पे आगे पढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात याद रख लेते हैं कि देश, प्रकृति, सात्म, ऋतु, वेग, बल, अबल आदि भली प्रकार विचार कर ही चिकित्सा कार्य को आरंभ करना चाहिए। कि विष चिकित्सा प्रारंभ करने से पहले इन सभी चीज़ों को भली प्रकार से जान लेना चाहिए, इन सभी चीज़ों का भली प्रकार से ज्ञान होना चाहिए। अब देखते हैं कि जो आचार्य चरक हैं, उन्होंने विष की सामान्य चिकित्सा के लिए 24 प्रकार की विधियां बतलाई हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं, आप लोग देख सकते हैं। पहला है मंत्र, फिर अरिष्टाबंधन, फिर उत्कर्णन, फिर निष्पीड़न, फिर चूषण, अग्निकर्म, परिषेक, अवगाह, रक्तमोक्षण, वमन, विरेचन, उपधान, हृदय आवरण, अंजन, नस्य, धूम, लेह, औषध, प्रशमन या प्रधमन, प्रतिसारण, प्रतिविष, संज्ञा स्थापन, लेप और मृत संजीवन। तो ये जो सभी चीज़ें हैं, ये सभी विधियां हैं, इनका वर्णन आचार्य चरक ने किया हुआ है विष के चिकित्सा के रूप में। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं, पॉइंट वाइज पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो हम आता है वो है मंत्र। तो जो हम लोग मंत्र पढ़ते हैं, तो जो सबसे पहले आता है वो है हमारा मंत्र। ठीक, मंत्र के बारे में क्या लिखा है देखते हैं कि मंत्र उस शब्द या समूह को कहते हैं जिसका विधि विधान के अनुसार जाप कर किसी विधि देवता की सिद्धि या अलौकिक शक्ति प्राप्त की जा सकती है। मतलब कि जिसको मंत्र उस शब्द के समूह को कहते हैं। मंत्र उस शब्दों का समूह है जिनका अगर जाप करेंगे तो हमें किसी प्रकार की सिद्धि, अलौकिक सिद्धि या देवता की सिद्धि प्राप्त हो सकती है। मंत्र के बारे में और भी चीज़ें कि सत्यवादी ब्रह्मज्ञानी तपस्वी द्वारा प्रयुक्त मंत्र जितनी शीघ्रता से विष का नाश करते हैं, उतनी जल्दी औषधि प्रयोग से उसका नाश नहीं हो पाता। मतलब कि अगर जो मंत्र प्राप्ति के लिए जैसे सत्यवादी लोग ही कर पाते हैं, ब्रह्मज्ञानी जिनको बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है, या तपस्वी होते हैं जिन्होंने तपस्या से उन देवी देवताओं या अलौकिक शक्तियों को प्राप्त किया है, वो मंत्र अगर करते हैं, मंत्र विद्या अगर यूज़ करते हैं, तो जितनी जल्दी औषधि इतनी तेज़ नहीं कर सकती जितनी तेज़ मंत्र विष का नाश करते हैं। अब मंत्र सिद्धि के लिए कि मंत्र को सिद्धि के लिए किस किस प्रकार से करना चाहिए, देखिए लिखा हुआ है कि मंत्र सिद्धि के लिए साधक को साधना काल में स्त्री, मांस, मदिरा का त्याग कर देना चाहिए। अगर आप मतलब कि अगर किसी मंत्र सिद्धि चाहिए तो इन सब चीज़ों का त्याग करना चाहिए। उसके बाद देखते हैं, सिद्धि हो जाने के बाद भी यदि मंत्रों का प्रयोग उचित विधि के अनुसार ना किया जाए तो निष्फल हो जाते हैं। अगर आपको सिद्धि हो भी गई है और फिर भी आप विधि विधान से उन मंत्रों को प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो भी जो आपका प्रयास है वो निष्फल हो जाता है। बिना विधि स्वर वर्ण से हीन उच्चारित मंत्र सफल नहीं होते। मतलब कि बिना विधि के द्वारा, बिना स्वर के द्वारा, मतलब कि जो मंत्र उच्चारण करने का है, जो वर्ण है, ठीक है, इन सब के बिना अगर आप उच्चारण करते हैं
तो भी मंत्र सफल नहीं होते। मंत्रों के साथ साथ अगदों का भी प्रयोग किया जाता है, मतलब कि मंत्रों के साथ साथ जो औषधियाँ हैं उनका भी प्रयोग किया जाता है। मंत्रों का प्रयोग विशेष रूप से सर्पदंश में किया जाता है। मंत्रों का प्रयोग जो है वो विशेष रूप से सर्पदंश में किया जाता है। तो ये देखते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग अरिष्टा बंधन। ठीक है, अरिष्टा बंधन क्या होता है? तो शरीर में विष के प्रसार को रोकने के लिए अरिष्टा बंधन का सहारा लिया जाता है। ठीक है, मतलब कि जो विष को फैलना होता है, जो जब विष फैलने लगता है तो उसके प्रसार को रोकने के लिए अरिष्टा बंधन का सहारा लिया जाता है। जैसे कि कहीं पे दंश स्थान है, दंश स्थान के 4 अंगुल ऊपर बंधन करना चाहिए। जैसे कहीं पे सर्प या किसी जीव ने दंश कर दिया है, कीड़े मकोड़े ने, तो उसके 4 अंगुल ऊपर बंधन बांधना चाहिए। एक और आचार्य कहते हैं कि जहाँ तक विष चढ़ चुका है उससे 4 अंगुल ऊपर बांधना चाहिए। यहाँ पे 2 प्रकार के अरिष्टा का भी वर्णन किया गया, एक सामान्य रस्सी के द्वारा और दूसरा मंत्र से अभिमंत्रित करके। ठीक है, तो एक होता है जो सामान्य रस्सी के द्वारा हम लोग बांध देते हैं, या एक और होता है जिसमें मंत्रों से बंधन बांधा जाता है। आचार्य चरक ने इस संदर्भ में, मतलब कि इसको अरिष्टा की जगह पे उन्होंने वेणिका शब्द का प्रयोग किया है। और आचार्य कहते हैं कि सर्पदंश के तुरंत बाद इसे बांधना चाहिए। ठीक है, विष के फैल जाने के बाद अगर इसको बांधते हैं तो कोई लाभ नहीं होगा। और क्या कहते हैं कि अरिष्टा बंधन बांधते समय वहाँ पे मर्मों का ध्यान रखना। अरिष्टा बंधन के लिए और चीज़ है कि अरिष्टा बंधन को ना ही बहुत टाइटली बांधना चाहिए और ना ही बहुत ही लूजली बांधना चाहिए। अगर आप बहुत टाइट बांधेंगे तो वहाँ पे शोथ हो सकता है और शोथ से वहाँ का मांस सड़ने लगेगा। तो अभी देखते हैं कि अरिष्टा बंधन के द्वारा दूषित रक्त की चिकित्सा। तो कई बार ऐसा होता है कि जहाँ पे हम लोग ने बंधन बांधा है वहाँ पे रक्त दूषित हो जाता है, तो उसकी चिकित्सा कैसे की जाए? तो अरिष्टा बंधन के कारण उस स्थान पर रक्त दूषित हो जाता है। ठीक है, वहाँ पे अगर दूषित हो गया तो उस स्थान को खोलकर तुरंत पोंछकर जला देना चाहिए। ठीक है, वहाँ पे जैसे आजकल हम लोग कहते हैं दाग देना, हम लोग वहाँ पे दाग देते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं उत्कर्तन। ठीक है, उत्कर्तन क्या विधि है? ये एक और विधि है कि दंश स्थान पर काट देने से विष वेग आगे नहीं बढ़ पाता। चीरा लगाते समय मर्म स्थान का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। तो जैसे कि ये किसी पर्सन का पैर हो गया, अब यहाँ पे दंश मार दिया गया, तो हम लोग ने यहाँ पे अरिष्टा बंधन बना के और यहीं पास में एक चीरा लगा दिया। तो इससे क्या होगा कि विष का वेग रुक गया, यहाँ ऊपर नहीं जा पाएगा, जिससे, और फिर यहाँ पे हम लोग ने चीरा लगा दिया, तो इससे ये होगा कि जो दूषित रक्त है वो बाहर निकल जाएगा और विष का वेग जो है आगे नहीं बढ़ पाएगा। इससे चीरा लगाते समय मर्म स्थान का जरूर ध्यान रखना चाहिए, मर्म स्थान को देखना चाहिए। इसके बाद देखते हैं निष्पीड़न। निष्पीड़न ये है कि दबा दबा कर निचोड़ना। निष्पीड़न का अर्थ है दबा दबा कर निचोड़ना। चीरने के बाद उसके चारों ओर दबा दबा कर वहाँ से रक्त निकाल दिया जाता है। रक्त के साथ ही अधिकांश विष के निकल जाने से उसका वेग आगे नहीं बढ़ पाता है। रक्त के साथ ही निकाल देने से उसका वेग आगे नहीं बढ़ पाता है। अगर हम रक्त को निकाल देंगे दबा दबा के, तो उसके साथ ही जो जहर है, जो विष है, वो भी निकल जाएगा और फिर वो अपना कार्य मतलब ऐसे नहीं कर सकता, मतलब थोड़ा सा उस रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद चूषण क्रिया करते हैं। सर्पदंश का छेदन के उपरांत उसके रक्त को चूस कर बाहर निकालना है। हम लोग कई बार मतलब कि जो चीरा लगाया है वहाँ पे भी चूषण कर सकते हैं, या तो जहाँ पे सर्पदंश मारा गया है, सर्पदंश है, वहाँ पे भी चूस के निकाल सकते हैं। सर्पदंश को नॉर्मली ऐसे आम हर आदमी नहीं निकालना चाहिए, इसके लिए भी कई प्रिकॉशंस, कई चीज़ों को यूज़ किया जाता है। पढ़ते हैं आगे कि जिसने गुरु के सानिध्य में रहकर इस कर्म का भली प्रकार से अभ्यास किया है उसी को इसे संपादित करना चाहिए। मतलब कि ये नॉर्मल नहीं करना चाहिए, जो प्रोफेशनल लोग होते थे उस वक्त जिसने प्रैक्टिस किया हो इन सब चीज़ों का, उसे ही करना चाहिए। ठीक है, मुंह में घी का लेप करना चाहिए। ठीक है, मुंह में घी का लेप कर लेना चाहिए, कोटिंग कर लेनी चाहिए एक तरह से। और भी ये देखना चाहिए कि जैसे सर्पदंश से तो उसके मुंह में कोई चोट ना लगी हो या कुछ ना लगा हो, मतलब कि कोई किसी प्रकार की बीमारी ना हो उसे, और उसके मुख में कहीं पे चोट वोट ना लगी हो कि जिससे उसे तकलीफ हो, बाद में दिक्कत हो जाए। ठीक है, मुंह को जौ के आटे अथवा वस्त्र अथवा बालू से भरकर चूषण कर्म करना चाहिए। चूषित रक्त को अविलंब थूक कर विनाशनाशक औषधि से गंडूस कर लेना चाहिए। उसके बाद जो विनाशनाशक औषधि है उससे तुरंत गंडूस कर लेना चाहिए। इसके बाद करते हैं अग्निकर्म। अग्निकर्म क्या कहता है कि दहन कर्म स्वर्ण अथवा लोहे की शलाका को आग में तपाकर अथवा पीपल के डंठल आदि को जलाकर उससे किया जाता है। इसमें किस तरह किया जाता है उससे बताया गया है। ठीक है, इसमें एक निषेध भी बताया गया कि मंडली सर्प के द्वारा काटे जाने पर दहन का निषेध है। जिन परिस्थितियों में अरिष्टा बंधन संभव ना हो वहाँ दहन कर्म अधिक उपयुक्त है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है।
आजकल दहन कर्म के लिए विद्युत यंत्रों का सहारा लिया जाता है। आजकल जो घाव है उसको दागने के लिए जो इलेक्ट्रिक यंत्र हैं, इलेक्ट्रिक सामान है, उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं परिसेचन। परिसेचन मतलब सींचना, छिड़काव करना या छींटे मारना, मतलब कि जो घाव है वहाँ को अच्छे से छींटे मारना, या देखते हैं या रोगी जब बेहोश हो रहा हो विष के कारण तो उसके मुख पे छींटे मारना, इन सब चीज़। तो रोगी के संज्ञा नाश को रोकने अथवा होश में लाने के लिए मुंह पर ठंडे पानी से छींटे लगाना। जब रोगी बेहोश होने लगता है या फिर बेहोश हो गया तो उसको होश में लाने के लिए उसके मुख पे ठंडे पानी के छींटे मारना। अवगाहन, अवगाहन में क्या होता है कि रोगी को शीत जल से स्नान कराना, शीत जल में तौलिया भिगोकर उसके शरीर पर स्नान कराना। ठीक है, सिर पर बर्फ़ की थैली रखना। इससे क्या होता है कि जो मतलब कि शीत जल से स्नान कराना, ये जो है ये विष का जो एक गुण होता है उष्ण, उसके विरोध होता है, तो जिससे विष का जो कार्य होता है वो धीमे होता है, विष के अपोजिट हो जाता है, तो इससे विष के वेग को रोकने में सहायता मिलती है। इसके बाद देखते हैं, यह रक्तमोक्षण लिखा हुआ है। इसके बाद देखते हैं रक्तमोक्षण। रक्त के विष के द्वारा दूषित हो जाने से मनुष्य की प्रकृति दूषित हो जाती है, अतः वह मर जाता है। रक्त विष जो है वो रक्त को दूषित कर देता है और फिर उससे जो मनुष्य की प्रकृति है वो भी दूषित हो जाती है और फिर मनुष्य मर जाता है। ठीक है, तो रोगी की प्राण रक्षा के लिए रक्तमोक्षण एक महत्वपूर्ण उपाय माना गया है। उसके रोगी की प्राण रक्षा के लिए उसका जो रक्तमोक्षण एक महत्वपूर्ण उपाय माना गया है। ठीक है, इसको एक इम्पोर्टेंट प्रोसीजर माना गया है। प्राचीन काल में श्रृंगी, जलौका, व्यधन आदि क्रियाओं का उपयोग किया जाता था। हम लोग जलौका और इन सब चीज़ों का प्राचीन काल में उपयोग किया जाता रहा। विषान्वित अंग में विमानता, काठिन्य, शोथ और पीड़ा उत्पन्न होने पर तुरंत रक्तमोक्षण करना चाहिए। जिस स्थान पे विष है, जहाँ पे विष के द्वारा या दंश के द्वारा जो अंग दूषित हो गया है, वहाँ पे अगर विमानता, काठिन्य, शोथ और पीड़ा ऐसे इस तरह के अगर रोग उत्पन्न हो, ठीक है, लक्षण उत्पन्न हो, तो तुरंत वहाँ पे रक्तमोक्षण करना चाहिए। इसके बाद वमन कर्म। वमन और विरेचन विष को शरीर से बाहर निकालने का एक महत्वपूर्ण उपाय है। हृदय की रक्षा करते हुए इसका विधिवत उपयोग करना चाहिए। वमन और विरेचन दोनों का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें और इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हृदय को किसी भी प्रकार से दिक्कत ना हो या पीड़ा ना हो। ठीक है, आज के समय में उदर प्रक्षालन, एनीमा, इन्हीं क्रियाओं का आधुनिक और परिष्कृत रूप है। जो वमन और विरेचन आदि हैं, तो आज के ज़माने में, आज के समय में एनीमा और उदर प्रक्षालन मतलब स्टोमक वॉश, इन सब चीज़ों का उपयोग किया जाता है। शीतकाल में शीत प्रशेक तथा कफ प्रकृति के रोगी में कफ कारक विष की अवस्था होने पर तीक्ष्ण वमन योगों का प्रयोग करें। यहाँ पे वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से करना चाहिए। मूर्छा तथा मद से ग्रस्त रोगी में भी यही चिकित्सा करें। अगर किसी व्यक्ति को मूर्छा या मद से ग्रस्त है तो उसमें भी ये चिकित्सा यूज होती है। फिर देखते हैं विरेचन कर्म। जिस रोगी के कोष्ठ में दाह, पीड़ा, अधुमान उत्पन्न हो, जो मूत्रावरोध जन्य वेदना से ग्रस्त हो, जिस व्यक्ति में ऐसे ऐसे लक्षण, अधमान, दाह, पीड़ा, कोष्ठ में अगर विष पहुंच गया तो वहाँ पे विरेचन कराना चाहिए। जो वात के अवरोध से पीड़ित हो, जो पीशा प्रकृति का हो, उसे विरेचन देना चाहिए। उपाधान देखते हैं। उपाधान का अर्थ होता है जो सहारे की वस्तु। जब विष का प्रभाव कफ कर्म से कफ मार्ग दूषित हो जाता है, जब विष के प्रभाव से जो कफ व स्रोतस है, जो कफ का मार्ग है वो दूषित हो जाता है, तो स्त्रोतोध होने से वायु संचरण बाधित हो जाता है। स्त्रोतोध हो गया, स्त्रोतस में अवरोध हो गया, जिससे वात का संचरण बाधित हो गया, तो जो मनुष्य है वो मरने वाले मनुष्य के भांति श्वास लेने लगता है। मतलब विषकृत मनुष्य जो है वो मरने वाले मनुष्य के भांति श्वास लेने लगता है। यदि ऐसी स्थिति में पड़े हुए व्यक्ति को असाध्य लक्षण उपस्थित ना हो, असाध्य लक्षण अगर उपस्थित ना हो, अगर असाध्य लक्षण उपस्थित हो गए तो फिर उसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे लक्षण उपस्थित ना हो तो उसके सिर पर काकपद के आकार का चीरा लगाकर रक्तमोक्षण कराए। उसके सर पे जो होता है उस पर काकपद के आकार का चीरा लगाकर रक्तमोक्षण कराना चाहिए। फिर उस पर बिल्व के समान सातला के कल्क का लेप कर देते हैं। तत्पश्चात मालकांगनी, सोठ, मरीच, पीपर और कायफल इनका प्रधमन नस्य देते हैं। फिर देखते हैं, ये होता है अगला हृदय आवरण। तो हृदय आवरण का जो मेन काम है वो है हृदय को सुरक्षा प्रदान करना, उसके बल एवं सक्रियता की रक्षा करना। अब विष सारे मतलब कि जो विष है वो हृदय में भी नुकसान करेगा, इसलिए हृदय आवरण करते हैं। उसके बल एवं सक्रियता की रक्षा की जाती है कि इसमें मधु या घृत पान कराने, स्वर्ण गैरिक को जल में घोलकर पिलाने, कौवे के मांस को शून्य करके उसका रस या बकरे का ताजा खून पिलाने का विधान बताया गया था पहले, ठीक है। तो हृदय की रक्षा के लिए ये सब विधियां बताई गई थी। इसके बाद अंजन।
अंजन में क्या होता है, विष के प्रभाव से जब दृष्टि शक्ति का विनाश होने लगता है तो अंजन का प्रयोग किया जाता है। जब विष के प्रभाव से जो दृष्टि है वो बाधित होने लगती है या दृष्टि का विनाश होने लगता है तब अंजन का प्रयोग किया जाता है। अंजन के लिए देखिए क्या बनाते हैं कि जो औषधि है वो कैसे बनाते हैं कि देवदारू, शुंठी, मरीच, पिपली, हरिद्रा, करवीर, करंज और तुलसी इन सबको संभाग में लेकर के बारीक चूर्ण करें, फिर बकरे के मूत्र में पीसकर अंजन का वो बनाए। यह अंजन जो होता है ये ऊष्म विषनाशक होता है। जिस रोगी में पलकों के नीचे सूजन आ गई हो, नींद से पीड़ित, आंखें विवर्ण और मलिन हो गई हो, जो नाना प्रकार के वर्णों को देखता हूँ, ऐसे में उस व्यक्ति को अंजन का उपयोग करना चाहिए या उपयोग कराना चाहिए। ठीक है। उसके बाद नस्य करते हैं। विष वेग के कारण आँख, नाक, जिह्वा और कंठ का अवरोध होने पर नस्य का प्रयोग किया जाता है। जब आँख, नाक, कान और जिह्वा आदि का अवरोध हो जाता है तो नशे का प्रयोग किया जाता है। बृहति के बीज, बिजौरा, नींबू की जड़, छाल, ज्योतिषमती के बारीक चूर्ण को नस्यवत व्यवहार में लाने का विधान है। इन औषधियों को विधिवत अगर उपयोग किया जाए तो इन औषधियों का वर्णन किया गया है। ठीक है। सिर पर वेदना, भारीपन, आलस्य, हनुस्तंभ, गलगला और भयानक मन्यास्तंभ से पीड़ित व्यक्तियों में भी इस प्रकार के नस्य कर्म को दिया जाता है। धूम की बात करें तो औषधियों के धुएं या धूपन का पान कराने से बंध स्रोतस खुल जाते हैं। श्वास प्रश्वास जो होती है वो नॉर्मल चलने लगती है। विषनाशक धुआं अंदर जाकर विषाक्तता को नष्ट करता है, तो ये सब चीज़ें करता है। और विषनाशक जो धुआं होता है वो अंदर जाकर विषाक्तता मतलब कि जो पॉइजनिंग है उसको नष्ट कर देता है। इसको बनाने के लिए छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी और अरहर के पत्तों को धूमवर्ती विषजन्य हिक्का का नाश करती है, मतलब कि विषजन्य जो हिक्का होती है उसका नाश करती है। इसके बाद लेह करते हैं। तो लेह मतलब होता है कि चाटना या फिर लेह, आप लेह का अर्थ है। ठीक है। तो विष के प्रभाव से मुंह और कंठ का सूखना, यहाँ पे सूखना नहीं लिखा गया, सूखना लिख लीजिएगा। तो विष प्रभाव से मुंह और कंठ का सूखना सामान्य बात है। इसके लिए मधु एवं घृत का व्यवहार सर्ववर्धित है। सभी आचार्यों ने मधु और घृत को बोला हुआ है। इसके बाद देखते हैं औषध। ठीक है। औषधों का वर्णन। तो गाइस ये देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन में, यहाँ पे कई औषधियों का वर्णन किया गया कि इन औषधियों का उपयोग करते हैं, जैसे अजित अगत, अजेय घृत, अमृत घृत, अमृत सर्पी, क्षारा गदागत, ये तरह तरह के जो अगदों का उपयोग है ये औषध के रूप में प्रयोग किया जाते हैं। ठीक है। इसके बाद जो प्रक्रिया होती है, जो विधि होती है, वह है प्रथमन। ठीक है। प्रथमन का उपयोग करते हैं। पद्मनार्थ ज्योतिषमती त्रिकटु कटफल के बारीक चूर्ण को व्यवहार में लाया जाता है। प्रथमन में बेसिकली ये किया जाता है कि जो इन सब के चूर्ण हैं, ठीक है, इनको बारीक चूर्ण करके जो होते हैं कि चोंगे या नली में रखकर नासा या व्रण के अंदर जो फूंक मार के उसको छिड़काव किया जाता है। ठीक। इसके बाद देखते हैं प्रतिसारण या प्रघर्षण। तो प्रघर्षण का अर्थ है कि जो शुष्क चूर्ण है उसको दंश स्थान पर रगड़ना या मलना। जो चूर्ण होता है औषधियों का उसको जो दंश स्थान पे वहाँ पे रगड़ दें या मल दें। तो जैसे शुंठी, मरीच, पिपली, ग्रहधूम, हरिद्रा, पंच लवण, गुरोचन और बड़ी कटेरी, इन सब औषधियों को हम लोग वहाँ पे यूज कर सकते हैं। इन सभी कुछ द्रव्यों को चूर्ण कर दंश स्थान पर घर्षण करें। इसके बाद प्रतिविष मतलब एंटीडोट। तो एंटीडोट के लिए जो आयुर्वेद में आचार्यों ने कहा है कि संहिताओं में विषाक्तता की असाध्यता की अवस्था में अंतिम उपाय के रूप में जांगम विष से ग्रस्त प्राणी को स्थावर विष पान कराने का विधान है। तो मतलब कि जो जांगम विष से ग्रस्त प्राणी उसे स्थावर विष पान कराया जाता है, और अगर स्थावर विष का प्राणी और असाध्यता के लक्षण उत्पन्न हो गए तो उसे जांगम विष का विषपान कराने का विधान है। ठीक। इसके बाद देखते हैं संज्ञा स्थापन। संज्ञा स्थापन क्या कहता है कि विषाक्तता के उपचार के लिए रोगी को होश में बनाए रखना अति आवश्यक है। ठीक। जिस संज्ञाहीन रोगी की आंखें खुली रह गई हो, गर्दन लटक गई हो, तीक्ष्ण प्रध्मन नस्यों से उसका शिरोविरेचन दे। मतलब कि जिस संज्ञाहीन रोगी की आंखें खुली हो, ठीक है, और गर्दन लटक गई हो, उसे तीक्ष्ण प्रध्मन नस्यों से शिरोविरेचन दें। शाखा और ललाट में जाने वाली शिराओं पर ताड़न करें। ठीक है। इस विधि को उपयोग करके संज्ञा स्थापन किया जाता है। फिर इसके बाद देखते हैं लेप। तो लेप में ये होता है कि प्रतिसारण के कारण आदि रक्त अधिक निकलने लगे तो वट आदि चीरी वृक्षों के शीतल कल का लेप लगाना चाहिए। मतलब कि प्रतिसारण के कारण आदि से मतलब किसी प्रकार से अगर रक्त अधिक निकलने लगे तो वट आदि चीरी वृक्षों का शीतल कल का लेप करें। ठीक। उसके बाद मृत संजीवन। ये मृत संजीवन एक प्राचीन विधि थी जिससे मरे हुए व्यक्ति प्राणियों को जीवित कर दिया जाता था। ठीक है। इसके बारे में
और है कि चरक संहिता में इसी के नाम से एक अगध का भी उल्लेख किया गया है। और इसको जो है ना कि सभी प्रकार के विष विकारों, अनिष्ट प्रभावों और अकाल मृत्यु को जीतने वाला, दीर्घायु को प्रदान करने वाला बताया गया है। और इस मतलब कि इसी तरह मृत संजीवन का वर्णन किया है कि विष चिकित्सा में यह भी बात ध्यान रखनी चाहिए कि निर्विषीकरण की क्रियाओं और विषनाशक औषधियों का आवश्यक मात्रा में ही उपयोग किया जाए। मतलब कि जो जितना इनसफिशिएंट क्वांटिटी, जितने सफिशिएंट क्वांटिटी उतने में ही उसका प्रयोग किया जाए, ज़्यादा ना किया जाए। क्योंकि कभी कभी की जो प्रतिविष हैं, जो एंटीडोस्ट हैं, वो अधिक मात्रा में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अधिक मात्रा में यूज़ करने से विष से भी अधिक घातक सिद्ध हो सकते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें। अगर कोई क्वेरी हो तो पूछे ज़रूर कमेंट बॉक्स में। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।